ओए सीएट किया डार्क कलर से गोरी है सर गोरे लग रहे हैं गोरा लग रहा है काम तो पता है तेरे को बोले जेल में लगा मुझे कहना था जेल में लग रहा है चिराना चलो देखो। और हेलो साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ आज 9th क्लास का वर्क एनर्जी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम इस वाले वीडियो में। तो यहाँ तक विजिबल है? यस सर, यस जी सर। और इधर बताओ। यस और इधर? यस सर, हाँ यस सर, और इधर? इधर यस सर, पूरा है? यस। चलो ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है भाई। क्लास 9 के हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों ने बोला कि पहले हम इंटरनल क्वेश्चंस करेंगे, जो बुक के अंदर क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 148 पे, ठीक है, एनसीईआरटी। और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो भाई देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। कह रहा फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कह रहा 7 न्यूटन का फोर्स बल एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर तो नहीं हो रहा है, बीच में हो रहा है। जब मैं ऊपर से आ रहा है देखो जब मैं इधर उधर जाऊं, देखो कह रहा है 7 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कितना? 8 मीटर का। कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या कह रहा है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। यहाँ से करो ना। यस सर। पहला क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, इसमें सही हो जाएगा। फोर्स है 50 न्यूटन का, नहीं 7 न्यूटन कह रहा है, 7 न्यूटन का कह रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब s कितना है? 8 मीटर। मान लो ये कोई ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 7 न्यूटन का। और फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो कह रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स है लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, मतलब कि विस्थापन भी हो रहा है। तो s की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। याद करो जब हमने बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल कितने बनता है? 0 एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनेगा, है नहीं? तो एंगल जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल हमारे पास कितना बनता है? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री क्या होता है? एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देता हूं। हमारे पास वेक्टर में बात करें तो w बराबर क्या होता है? fx cos थीटा। और यहाँ पे अगर हम थीटा के जगह पे मतलब एंगल जब हमारा कोण 0 डिग्री हो तो कोण 0 डिग्री का एंगल मतलब क्या होगा? cos और cos 0 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये 1 हो गया, ये बचा क्या? fx। और इस कंडीशन में वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर किसी गाड़ी को उसकी दिशा में धक्का दो तो उस पे वर्क डन ज्यादा होगा ना, गाड़ी आगे की तरफ और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर उसके अपोजिट धक्का दोगे तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो वर्क डन मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन से, जब एंगल कितना हो? 0 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो उस कंडीशन में वर्क डन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हमारा कह रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। Let us take it that the force acts on object through the displacement. What is the work done in this case? तो work done बताओ। जब भाई एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो cos 0 1 हो गया, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल F गुने S। F है हमारा कितना? 7 न्यूटन, और S कितना है? 8 मीटर का, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया? 8 7 56, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। तो वर्क डन कितना हो गया? 56 जूल, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन अब किधर गया? पहला अब पेज नंबर आ गए हम 149 पे। पेज नंबर 149 देखो और इसमें पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन। हम कब कह सकते हैं कि वर्क जो है वो हो रहा है, काम हो रहा है? कब कह सकते हैं? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो, फोर्स भी लग रहा हो, फोर्स की डायरेक्शन मूव कर रहा हो, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, ठीक है। तो ये करेंगे नहीं, हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं इसको कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्क क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं वर्क होने के लिए, दोनों कंडीशंस
अवेलेबल होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए, जब भी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा है राइट एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा, ये वाला W बराबर Fs cos थीटा, यही तो कह रहा है। हाँ बताओ, ये वाला एक्सप्रेशन, और यहाँ पे थीटा कितना लेंगे हम 0 डिग्री, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा W बराबर Fs, यही वाला है। कह रहा है जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन लिखो। तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा बताओ, देखो W बराबर Fs cos थीटा होता है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और जब यहाँ पे हम 0 रखें तो cos 0 हो जाएगा 1, तो मतलब एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के क्या आ गया, W बराबर Fs। ठीक है, सिंपल। अब लिख लो when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन 1 जूल। अब 1 जूल को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 जूल, 1 जूल काम कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स हाँ, जब 1 न्यूटन का फोर्स उस पे लग रहा हो, और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, विस्थापन भी हो रहा हो, तो हमारे पास वर्क बराबर होता है F into S। तो ये 1 कब होगा भाई, जब ये दोनों भी क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन और 1 मीटर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, किस प्रकार से, 1 न्यूटन 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं किस प्रकार से, 1 जूल। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, फोर्थ वाला। देखो क्या, अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स exerts a force of 140 न्यूटन on a plow। ठीक है, प्लाव मतलब किसी खेत को जोतना। ठीक है, किसी खेत की जुताई हो रही है और उसमें ब्लॉक्स जो होते हैं, मतलब बैल, पहले बैल नहीं खींचता था, पहले बैल के द्वारा हल चलाया जाता था। ठीक है, तो वही है, कह रहा है फोर्स लगा रहे हैं, जो ब्लॉक्स हैं उस पे फोर्स लग रहा है 140 न्यूटन का। तो फोर्स कितना हो गया भाई, 140 न्यूटन, फोर्स हो गया 140 न्यूटन। कह रहा है द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग। फील्ड जो है कितना दूर तक, इतने न्यूटन फोर्स में कितना दूर तक एक बार में जो देता है वो 15 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया, 15 मीटर। ठीक है, कह रहा हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। कह रहा इस लेंथ 15 मीटर लेंथ को जोतने में कितना कार्य किया गया है ब्लॉक्स के द्वारा। ठीक है, तो बताओ, सिंपल सा है, F बराबर क्या, W निकालना है, W बराबर क्या, Fs। ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। F कितना है 140 और ये 15। ठीक है, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 6 21, इतना जूल आ गया। ठीक है, 2100 जूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, दर्द नहीं? डर नहीं। चलो अभी तक कोई बढ़िया क्वेश्चन मिला नहीं कुछ खास। ब्लैक बोर्ड सही आ गया वीडियो, हैं? ब्लैक बोर्ड का सही आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ पेज नंबर 152 पे, पेज नंबर 152। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, बोलो, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन या फिर ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एनर्जी स्टोर हो रहा है, ऊर्जा स्टोर हो रहा है, किसकी वजह से, उसकी गति की वजह से, उसके मोशन की वजह से, तो वो कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, UWSC possessed by a body by virtue of its
मोशन। अब देखो इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं, इसमें हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और लेकिन इसका डेरिवेशन भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ड्राइव करें फॉर्मूला, किस कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसके एनर्जी कितना स्टोर होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, एक्सप्रेशन ड्राइव करिए। तो ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी तुम सबको आता है, करके दिखाओ जल्दी कॉपी में सर ड्राइव निकालो। हाँ ड्राइव करो। देखो एक बात है, अगर क्वेश्चन रहेगा तुम चाहते हो तो हमको भगा दें तुम दोनों को। देखो कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। देखो एक बात बताओ, वर्क डन बराबर क्या होता है, F इनटू S, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S बराबर हाफ ut प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा होता है, बोलो। S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन उसका हमें काम पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम का कोई रूल है नहीं। हम कौन सा लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। चलो देखो ये वाला चौक ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे लिखो सिंपल फ्रॉम थर्ड, ये वाला चौक पता नहीं क्यों कैसे चल रहा है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से s के लिए इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से देखो when a body start from rest, when a body starts from rest, जब कोई बॉडी रेस्ट से शुरू करता हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0, यानी जब स्थिति वो उसका जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है, तो वो जब गाड़ी चलना शुरू करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था, 0 था। इस कंडीशन में u हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर बराबर 2as। s के लिए अगर हम फॉर्मूला निकालें तो s बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, यहां से ये आ गया। अब हमने पढ़ा था f बराबर m a, ठीक है, एंड यहाँ यहीं पे लिख दें, yes sir चलो ये डालो, पुट ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, yes sir नहीं, हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा ऊपर लेफ्ट का है यहीं पे, सर राइट चलो देखो s की वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का w बराबर f s, तो f के जगह पे हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2a, है नी, तो v स्क्वायर अपॉन में 2a, बट लेकिन f बराबर क्या होता है, ma, ठीक है, हाँ, तो w बराबर क्या हो जाएगा, f के जगह पे क्या डाल देंगे, ma, और गुने v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कट गया, तो w बराबर क्या आ गया, m v स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर। और हमको पता है कि वर्क जो होता है वो एनर्जी का एक क्या होता है, फॉर्म होता है, तो यहाँ जो वर्क होगा वेलोसिटी की वजह से वो कौन सा वर्क होगा, कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन इस प्रकार से। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ गया निकल के, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के लिए।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? अच्छा क्वेश्चन वही डायरेक्ट फॉर यही पूछ रहा था बस, यस सर डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं पूछ रहा था सर बस, वो पूछा था डेफिनेशन पूछ रहा था। नेक्स्ट डिफाइन क्वेश्चन में डेरिवेशन है, फाइंड द रिलेशन है। डेरिवेशन की एक्सप्रेशन निकालना था। अच्छा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द, अच्छा तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा फिर, हाँ दोनों हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन में यही कह रहा है जो हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना m, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना है m, ठीक है, तो मास m है द्रव्यमान। अब देखो कह रहा है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। कह रहा है कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास, जिसका द्रव्यमान m है, वो मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 25 जूल, ठीक है। तो या तुम इसको वर्क मान लो या फिर काइनेटिक एनर्जी मान लो, बात बराबर हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 25 जूल। अब कह रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। कह रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे। आगे कह रहा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। जब इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो नहीं हो जाएगा तुमसे, सबसे पहले बताओ। देखो यहाँ से सुनो, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। दो कंडीशन बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए मास की जरूरत पड़ेगी, है नहीं? हो जाएगा मास की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ, ऐसे भी हो जाएगा लेकिन निकाल लो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है? 25 बराबर हाफ गुने m गुने v स्क्वायर। v कितना है? 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो 25 से 25 कट गया, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा? m कितना आ गया? 2 kg, ठीक है। मास कितना आ गया? 2 kg। अब दो कंडीशन था, कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर इसके मास को 2 गुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो यहाँ पे लिखो व्हेन मास इज, नहीं वेलोसिटी इज डबल, हां व्हेन वेलोसिटी इज डबल या फिर इंक्रीज ट्वाइस या फिर इंक्रीज 2 टाइम्स। तो इस बार जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? पहले था 5, डबल करने पे कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ? हाफ m v डैश का स्क्वायर। भाई v तो हमारे पास पहले था ही, हमने नया v डैश मान लिया और काइनेटिक एनर्जी भी डैश मान लिया। तो काइनेटिक एनर्जी डैश जो आएगा मतलब नया वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। हाफ गुने m कितना आया था भाई? 2 गुने v स्क्वायर। v कितना स्क्वायर है? 10 और 10 का स्क्वायर 100। v से v कट गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 100 जूल, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में, एक और कंडीशन सेकंड में कह रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा अगर इसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब इंक्रीज 3 टाइम्स। तो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, व्हेन वेलोसिटी इज, ये घूमने लगा था क्या? पावर सर आपकी is increased 3 times। यार ये माइक छोटा है इसलिए दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। when velocity is increased 3 times। तो बताओ यार मैं यही लिखता हूँ, लो काइनेटिक एनर्जी डबल डैश मान लो इस बार। यस सर कितना होगा? हाफ। अच्छा इस बार वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? यही डबल डैश कितना हो जाएगा? 15। पहले 5 था, 3 गुना कर दिया तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। हाफ m v स्क्वायर। भाई हाफ गुने m, m कितना है? मास कितना है? 2 और गुने v का स्क्वायर। v 15 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो 225 यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 225 जूल, ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन कहता कि इफ इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2, यहाँ पे बोला था 2 टाइम्स, डबल बोला था,
और अगर कहा दिया कि वेलोसिटी अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या करोगे? प्लस कर देते हैं ना। 5 था तो कितना हो जाता? 7 हो जाता। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी टाइम्स कह दे तो मतलब उतना गुना बढ़ गया, और टाइम्स नहीं बोले तो मतलब कि प्लस कर देंगे फिर। ठीक है, चलो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड। इस पे और ये खत्म हो गया 52। चलो पेज नंबर अब कहाँ बढ़ेंगे? अब कहाँ पे है? 156 पेज। उसके बाद खत्म। चलो कह रहा है व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? बताओ, पावर क्या होता है? एनर्जी। पावर क्या होता है? क्या? हाँ, वर्क डन या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? पर यूनिट टाइम क्या? वर्क डन। मतलब कि कितना कार्य हो सकता है कितने टाइम में? 1 यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पावर को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। तो ये हमारा होता है पावर। ये पेज नंबर 156 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज पावर? तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरे क्वेश्चन में है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। अब बताओ पावर बराबर क्या होता है? W upon T। W by T। W by T। तो यहाँ से इसका जो है यूनिट क्या निकल के आएगा? यहाँ से तो जूल पर सेकंड आएगा, लेकिन पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। वॉट ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, तो बताओ 1 वॉट कब होगा? 1 वॉट, ये 1 वॉट कब होगा? जब ये भी हो ये भी 1 हो। ठीक है, 1 जूल। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? 1 जूल पर 1 watt can be defined as 1 joule work is done in 1 second। ठीक है, या फिर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं when 1 joule work is done in 1 second it is said to be 1 watt। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये घूम तो नहीं रहा है। देखो तीसरा है, बातें नहीं कह रहा a lamp consumes 1000 joule of electrical energy। एक लैंप है जो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। मान लो ये लैंप जो चल रहा है ये 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तो कह रहा है व्हाट इज इट्स पावर? तो इसका पावर बताओ भाई। इसका एनर्जी दे दिया, मतलब कि वर्क डन दे दिया कितना? 1000 जूल। और टाइम दे दिया कितना? 10 सेकंड। ठीक है, कह रहा है पावर निकालो। तो पावर बराबर क्या होता है? W by T। W दे रखा है हमें कितना? 1000 और ये टाइम दे रखा है 10। तो कितना आ गया? 100 वॉट। ठीक है, अब है डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होता है बताओ? एवरेज पावर क्या होता है? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड निकालते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, इसी प्रकार से तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया, नहीं है ना? चलो तो अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा यहीं तक वीडियो खत्म होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत। आइए।